आज से अनलॉकडाउन 2 शुरू हो गया है। मनीष जी हमारे साथ हैं बात करने के लिए। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है ITV नेटवर्क पे। आपसे ये समझना चाहिए कि अनलॉकडाउन 2 में बहुत सारी चीजें जैसे नहीं खुली हैं, तो क्या चाहते थे कि कुछ परिवर्तन होना चाहिए या ठीक है? नहीं, मुझे लगता है दिल्ली की परिस्थिति को देखते हुए ठीक है और ऑलमोस्ट यही हम भी चाहते थे और यही परिस्थिति जो पिछले एक महीने से है यहाँ दिल्ली में, उसी के तहत दिल्ली में जो स्टेबिलिटी आई है इसको मेंटेन करना और अभी पेशेंट्स और नीचे जाएं, कोरोना का ग्राफ नीचे जाए, इसके लिए जरूरी है। प्रधानमंत्री कल बोल रहे थे, उन्होंने शिकायत भी लोगों से दर्ज कराई कि भाई आपने फॉलो नहीं किया अनलॉकडाउन 1 में जिस तरीके से आपको चीजों को फॉलो करना चाहिए। तो आप भी मान रहे हैं जो दिल्ली का ग्राफ है उसे अगर आप देखें तो आप भी मान रहे हैं कि दिल्ली के लोगों ने भी फॉलो नहीं किया? मुझे लगता है कि देखो, एक इतना टफ सिचुएशन है और उस सब के बीच में लोगों को अपनी जिंदगी भी चलानी है, अपनी जिंदगी की बड़ी हार्डशिप्स हैं, कोरोना एक उसमें से है, थोड़ा अनप्रेसिडेंटेड है, नया है, लेकिन सब कुछ छोड़ के लोग घर पे बैठ जाएंगे, हमें लोगों से इतनी भी अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। पर मैं लोगों को क्रेडिट देना चाहूंगा कि पिछले एक महीने में, जिस वक्त जून के हफ्ते में पहले में लग रहा था कि स्थितियां बहुत बिगड़ सकती हैं, और मैंने खुद प्रोजेक्शन दिया था कि 30 जून तक क्या स्थिति हो सकती है, वो भारत सरकार की वेबसाइट से लिया था वो प्रोजेक्शन हमने। उस प्रोजेक्शन से हम काफी बेटर हैं। आज हम स्टेबिलिटी की कंडीशन पे हैं। आज दिल्ली स्टेबिलिटी की कंडीशन पे, तो वो इस बात को बता रहा है कि दिल्ली के लोगों ने, दिल्ली की मेडिकल टीम्स ने इस दिशा में काम किया है। गृह मंत्री, आपने भी जिक्र भी किया उस चीज का कि शायद लोग पूरी तरीके से ना समझ पाए हों, लेकिन गृह मंत्री ने आपकी बात को का जिक्र किया अपने इंटरव्यू में और ये कहा कि 5.5 लाख लोग का अनुमान आप लगा लेते जुलाई आखिरी तक, और बेड्स का अनुमान आपका ये था कि 80,000 बेड्स की जरूरत दिल्ली में पड़ेगी। अगर आप दिल्ली से बाहर के लोगों को जोड़ देंगे तो 1,60,000 बेड्स की जरूरत पड़ेगी। अब मुख्यमंत्री भी कहते हैं कि दिल्ली के हालात वैसे नहीं, तो ये जो अनुमान आपने लगाया उसे लेकर गृह मंत्री को दिल्ली में उतरना पड़ा। पहली बात तो ये कि वो अनुमान मैंने नहीं लगाया, वो भारत सरकार के एक्सपर्ट्स ने भारत सरकार की वेबसाइट पे लगा के दिया था। वो हमारा अनुमान नहीं है, हम कौन है अनुमान लगाने वाले? हमारे पास तो डेटा है, पिछले दिन इतने केस थे, आज इतने, कल इतने, परसों इतने थे, ऐसे के। उस सबको देखते हुए भारत सरकार ने अपने एक पोर्टल पे पूरा अनुमान लगा के दिया हुआ है कि इतना 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 हो सकता है। तो मैंने तो सिर्फ उसको पब्लिक के सामने, आप लोगों के सामने रखा था। मैंने अपनी तरफ से तो कोई प्रोजेक्शन नहीं दिया, पर ये प्रोजेक्शन लोगों के बीच मेरी राय में जाना जरूरी था, क्योंकि लोगों का सतर्क, जो प्रधानमंत्री जी ने भी बात कही कि लोगों का सतर्क रहना बहुत जरूरी है। लोगों को अगर उसकी ग्रेविटी का अंदाजा नहीं होगा कि खतरा कितना बड़ा है और कितना बढ़ सकता है, तो फिर शायद लोग उतने सतर्क नहीं होंगे। और जब मैंने ये आंकड़ा दिया, जो कि फिर से मैं कहूंगा कि भारत सरकार के ही पोर्टल से लिया था, उस आंकड़े को देने के बाद से, उस वक्त हमने कहा था करीब 1 लाख से ऊपर केसेस होंगे, तो केसेस तो मान लीजिए अभी 85-90 हजार के बीच में है, तो लगभग 1 लाख से बहुत दूर नहीं है। उस वक्त हमारा डर था कि करीब 50,000, 45 से 50,000 एक्टिव केसेस होंगे। आज 25,000 एक्टिव केसेस हैं, 26,000। उस वक्त हमारा मानना था कि 15,000 बेड की जरूरत पड़ेगी, आज एक्चुअली 6,000 बेड की जरूरत पड़ रही है। लेकिन आज अगर हम 30 जून को खड़े होके, आज हमारा 1 जुलाई में है, हम 30 जून को खड़े होके हम कंफर्ट लेवल पे खड़े हैं, स्टेबिलिटी के रूप में देख रहे हैं आज के डेवलपमेंट को। 2,000 केसेस पे आ रहे हैं, तो हम इसके लिए मानसिक रूप से तैयार हैं, घबराए बिना। हमारा हॉस्पिटल सिस्टम अभी खाली पड़ा है, 15,000 बेड्स हैं, उसमें से केवल 6,000 ऑक्यूपाइड हैं। तो वो इसलिए क्योंकि हमारी तैयारी उस स्पीड की थी। अगर हम उस स्पीड से तैयारी नहीं करते, और वो तैयारी खाली दिल्ली सरकार को नहीं करनी थी, वो दिल्ली के साथ, मतलब दिल्ली सरकार के साथ साथ समाज को भी करनी थी, वो केंद्र सरकार को भी करनी थी। अच्छी बात यह है कि सबने मिलकर उतनी तैयारी की कि 15 जून को अगर 30 जून को अगर 15,000 बेड चाहिए थे तो 15,000 बेड हैं। वो अलग बात है कि 6,000 ही लोगों को जरूरत है बेड की। केवल 25-26 हजार लोग ऐसे हैं जिनको, जो अभी एक्टिव पेशेंट्स हैं, तो हम अच्छा था। लेकिन मनीष जी, जब आप गृह मंत्री को सुन रहे थे तो उनकी बातों से ऐसा लगा कि आपने एक भ्रम की स्थिति पैदा की दिल्ली के अंदर, और उसके बाद में गृह मंत्री को उतरकर उस स्थिति को संभालना पड़ा। नहीं, देखिए, गृह मंत्री जी ने जो योगदान दिया, मैं वाकई उनका धन्यवाद भी करता हूँ। उन्होंने दिल्ली में रेलवे कोचेज उपलब्ध कराए हैं, उन्होंने जो हमारा 10,000 बेड का हॉस्पिटल बन रहा था उसमें उनकी वजह से उन्होंने सहयोग देके ITBP के डॉक्टर्स उपलब्ध कराए हैं। उन्होंने
कुछ मास्क, कुछ पीपीई किट्स केंद्र सरकार की ओर से उपलब्ध हुई हैं। पर इस सब में कोई भी सरकार ये सोचे कि हम तो अकेले लड़ लेंगे, हमें तब भी सहयोग की जरूरत थी, अब भी सहयोग की जरूरत है और सबको सहयोग की जरूरत है और सबके सहयोग की जरूरत है। कोई भी राज्य सरकार, कोई भी दुनिया की कोई भी सरकार आज की तारीख में खड़े होकर नहीं कह सकती कि मुझे किसी की जरूरत नहीं है, कोई मत उतरो, बस मैं अकेले लड़ लूंगा। दिल्ली सरकार भी नहीं कर सकती, कोई नहीं कर सकता। पर अगर हम सोचें कि सब देश तो सबका है, समाज का भी है, जो सामाजिक संस्था है, अब राधा स्वामी सत्संग जैसी संस्था जिसका अलग काम है लेकिन वो भी उतर के मेडिकल फील्ड में उतर के काम कर रही है ना। डॉक्टर्स फॉर यूथ, कितने सारे डॉक्टर्स वॉलंटियर्स कर रहे हैं, वॉलंटियर कर करके आगे आ रहे हैं। तो आज हम अभी हम कॉमनवेल्थ में 600 बेड की फैसिलिटी बना रहे हैं, वहां पे डॉक्टर्स फॉर यूथ उसका चार्ज ले रहा है। हमने एलएनजेपी के सामने 100 का बनाया, उसमें डॉक्टर्स फॉर यूथ चार्ज ले रहा है। तो समाज, दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार, सबको ही उतरना था, तभी चीजें मैनेज हो सकती थी। कोई भी ये सोचे कि मैं कर लूंगा या कोई भी ये सोचे तुम कर लो, मुझे लगता है वो ठीक नहीं होता। अच्छा, जब तक आप लोगों की मीटिंग नहीं हो रही थी, कोऑर्डिनेट वाली मीटिंग जो हुई, कोऑर्डिनेशन वाली, उससे पहले एलएनजेपी की बहुत सारी तस्वीरें सोशल मीडिया पर लगातार आ रही थी, जिसमें लोग ये कह रहे थे कि उनके परिवार को इलाज नहीं मिल रहा है, वहां पे डेथ हो रही है, लगातार लाशें पड़ी हुई थी। इस तरीके की तस्वीर सोशल मीडिया पे आ रही थी। गृह मंत्री एलएनजेपी जाते हैं, आप भी लगातार काम कर रहे हैं, तो ये जो तस्वीर बदली, उसमें किसका रोल था और क्यों ऐसी स्थिति आन पड़ी कि देश के गृह मंत्री को एलएनजेपी जाना पड़ा? क्या पहले स्थिति नहीं संभल पा रही थी? क्या सीसीटीवी का आइडिया आपके पास नहीं था? क्योंकि आप तो सीसीटीवी हमेशा कहते हैं कि अस्पतालों में लग जाना चाहिए। नहीं, इसमें रोल तो सबका है। डॉक्टर्स ने खूब मेहनत की है, सबसे ज्यादा रोल चीजों को सुधारने में डॉक्टर्स का है। उन्होंने भी बहुत सेक्रीफाइस किया है, सारे डॉक्टर्स, नर्सेज, मैं जब कहता हूं मेडिकल स्टाफ का है। बाकी चाहे केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, हम सब तो फैसिलिटेटर्स हैं। हम सब लोगों का काम है फैसिलिटी प्रोवाइड करना, डॉक्टर्स का काम है इलाज करना, मेडिकल स्टाफ का काम है फील्ड। सबसे टफ काम इस वक्त मेडिकल स्टाफ के हिस्से में है। हम सब लोग तो अपने अपने कमरों से बैठ के या हॉस्पिटल के बाहर खड़े होकर एडमिनिस्ट्रेशन की भूमिका निभा सकते हैं। तो सबको मिलके ही करना है। अब इसमें लड़ाई क्रेडिट लेने की, लड़ाई जान बचाने की है। जिसको क्रेडिट चाहिए वो क्रेडिट ले ले। हम इस बात से खुश हैं, जान बच गई, लोगों की जान बच रही है। दिल्ली में बहुत बुरे हालात नहीं है, हम खुश हैं इस बात से। मनीष जी, आज आपके पास स्वास्थ्य की भी भूमिका है और साथ में एजुकेशन मिनिस्टर आप लंबे वक्त से। अभी क्या हालात देख के लग रहे हैं? क्योंकि लॉकडाउन 2 के अंदर भी, अनलॉकडाउन 2 के अंदर भी स्कूल्स नहीं खुलेंगे, कॉलेज नहीं खुलेंगे। क्या इस साल आपको लगती है ऐसी कोई तस्वीर कि स्कूल्स, कॉलेज खुल पाएंगे? अभी कहना मुश्किल है, क्योंकि अभी हाल में 4 दिन पहले हमने भी डिसीजन लिया था। अब केंद्र सरकार गाइडलाइंस भी आ गई कि 31 जुलाई तक स्कूल बंद रखने हैं, कॉलेज बंद रखने हैं। अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी यही कि अभी स्कूल और कॉलेज खोलने की हालत है नहीं। उम्मीद कर सकते हैं कि अगर जो आज दिल्ली में स्टेबिलिटी बनी है, वही स्टेबिलिटी अब आगे भी जारी रहे और उससे ज्यादा इंप्रूवमेंट हो, तो शायद फिर अगस्त में कुछ विचार हो सकता है स्कूल कॉलेज खोलने पे। आप अगर मनीष सिसोदिया जी को पहले सुनते हो तो ये लगातार अरविंद केजरीवाल भी ये बात कहते रहे कि हमारी पहली प्राथमिकता ये है कि जो डेथ का रेशियो है वो कम होना चाहिए। उसी के लिए अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की सरकार एक प्लाज्मा बैंक बना रही है, जिसका अनाउंसमेंट अरविंद केजरीवाल जी ने किया था। सर, उसका क्या अपडेट है? क्योंकि वो 2 दिन बाद वो कह रहे थे कि ग्राउंड पे पूरी तरीके से। मुख्यमंत्री जी के 5 फोकस पॉइंट हैं जिसपे उन्होंने लगातार फोकस किया है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट टेस्टिंग है। तो आज टेस्टिंग दिल्ली में सबसे ज्यादा हो रही है। ठीक है। तो पूरे देश में सबसे ज्यादा टेस्टिंग दिल्ली में हो रही है। ये कोई कंपटीशन नहीं है। हमको दिल्ली में जितनी टेस्टिंग करनी है, हम रोज सोचते हैं कि कल से ज्यादा कर लें, कल से ज्यादा कर लें, कैसे इसको बढ़ाएं, और हम बढ़ा रहे हैं। आज 20,000 टेस्ट दिल्ली में हो रहे हैं, जो कहीं नहीं हो रहे। दूसरा उनका बेड्स का है कि बेड्स जितने ज्यादा संख्या में बढ़ सके। आज 6,000 बेड्स की नीड है तो हम 15,000 बेड्स पे खड़े हैं, ये अच्छी बात है। तो टेस्टिंग और बेड्स। तीसरा उनका फिर आइसोलेशन है कि होम आइसोलेशन या कोविड के सेंटर में आइसोलेशन, तो उसके लिए भी पर्याप्त व्यवस्थाएं हैं। प्लाज्मा फिर चौथा पॉइंट है जिसमें मुख्यमंत्री जी का जोर है। प्लाज्मा कोई सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन प्लाज्मा एक उम्मीद है। किसी आदमी की अगर डेथ हो रही है और हम डॉक्टर्स को भी लग रहा है कि इसका बचना मुश्किल है, तो प्लाज्मा देने के बाद उसके 30% तक चांसेस बढ़ रहे हैं, ऐसा ट्रायल्स में देखा गया है। उसके बचने के चांसेस बढ़ रहे हैं। तो इसीलिए अब प्लाज्मा सिर्फ वही डोनेट कर सकता है जो कोरोना से रिकवर कर गया है। तो हमने दिल्ली के और देश के सभी कोरोना रिकवर्ड पेशेंट से जितने थे, उनसे अपील की है कि आप प्लाज्मा डोनेट करिए। किस वक्त किसको जरूरत पड़े पता नहीं, और इसके लिए उसका हम बैंक बना रहे हैं। वो मोस्ट प्रोबेबली कल से ऑपरेशन करना शुरू कर देगा, और उसका एक सिस्टम पूरा, उसका एसओपी
पूरा एसओपी वगैरह कल जारी कर देंगे, कोशिश करेंगे कल तक। मनीष जी, आइडिया क्या रहेगा? क्योंकि मैंने भी देखा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो प्लाज्मा डोनेट करने के लिए तैयार नहीं। उनमें ये डर हो सकता है कि कहीं आप उस हॉस्पिटल में जाएं तो कोविड की परेशानी आपको दोबारा ना हो जाए। हालांकि मुख्यमंत्री ने साफ किया कि वो अस्पताल पूरी तरीके से अलग है, आप लोग खुद बुलाएंगे, लेकिन लोगों में डर है, तो उसको डर को कम कैसे? देखो, अभी भी आज भी देखो, लोग कितने दशकों से, सैकड़ों सालों से ब्लड डोनेशन करते हैं, लेकिन डर तो ब्लड डोनेशन में भी बहुत लोगों को लगता है। तो प्लाज्मा डोनेशन, वो भी कोरोना के लिए प्लाज्मा डोनेशन तो पहली बार हो रहा है, तो डर लाजमी है। पर वो डर निकालना हमारा और आपका काम है, मीडिया का भी काम है और हमारा भी काम है, सरकार का भी काम है। तो वो डर निकालने के लिए माहौल बनाना, मोटिवेट करना, वो सरकार भी करेगी, समाज भी करेगा। और जो व्यक्ति अंदर प्लाज्मा देने आ रहा है उसको किसी तरह का इन्फेक्शन ना हो, इसके लिए हॉस्पिटल में अभी, इसीलिए हमने पहले देश के सबसे बढ़िया हॉस्पिटल्स में से एक ILBS हॉस्पिटल है, उसको उसके लिए चुना है, और वहां प्लाज्मा का बैंक बनेगा। तो वहां एकदम बहुत ही अच्छे से सेफ सिक्योर माहौल में प्लाज्मा डोनेशन का काम हो। डॉक्टर्स की एडवाइस पे होगा, मतलब डॉक्टर्स ने पहले ही फिल्टर लगाए हैं, इस तरह का आदमी, इस तरह का आदमी, इस तरह का नहीं दे सकता है डोनेशन, प्लाज्मा डोनेट नहीं कर सकता है, तो उन सबको फॉलो करते होगा। डरने की जरूरत नहीं है, इट्स लाइक ब्लड डोनेशन देन। मनीष जी, अभी दिल्ली के हालात कितने सेफ आप मान रहे हैं? क्योंकि अभी, हालांकि कल मैं देख रहा था कि हेल्थ बुलेटिन में 2100 के आसपास लोग आ गए हैं जो पॉजिटिव थे, जो संख्या 3500 4000 के बीच में पहुंच गई थी, तो वो लगभग आधी हुई है। मेरा इसमें ये कहना है कि हमें दिल्ली के आंकड़ों को समझना पड़ेगा। मतलब खाली हम नंबर ऑफ पेशेंट्स पे जाएंगे तो फिर हम फंस जाएंगे, क्योंकि दिल्ली में सबसे ज्यादा टेस्ट हो रहे हैं, तो सबसे ज्यादा पॉजिटिव भी दिल्ली में ही दिखेंगे। आज हम 20,000 टेस्ट कर रहे हैं तो 3,000 2,000 लोग पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। पहले हम 6,000 टेस्ट कर रहे थे, तब 2000 जून के पहले हफ्ते में देखें तो 5 से 6,000 टेस्ट पे 2,000 पॉजिटिव आ रहे थे। आज 20,000 टेस्ट पे 3,000 लोग, 2,000 तक लोग पॉजिटिव आ रहे हैं। हो सकता है कल हम 40-50,000 टेस्ट कर रहे हो, तो हो सकता है उस वक्त 4,000 भी संख्या आ सकती है। मैं इसलिए पहले कह रहा हूं कि कितने लोग पॉजिटिव आए उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कितने लोगों के टेस्ट में से आए। अब कोई, जिस वक्त हम 4,000 टेस्ट कर रहे थे, 5,000, उस वक्त 2,000 लोगों का पॉजिटिव आना खतरा था। पर जब हम 40,000 लोगों का टेस्ट कर रहे होंगे और फिर 4,000 लोग आ रहे हैं, तो कहां 50% और कहां 10%। तो मुझे लगता है कि ये वाले डेटा को मैं आपके सामने 2-3 चीजें रखता हूं। एक तो जैसे पॉजिटिविटी रेट है, जो मैं अभी बता रहा था कि 4,000-5,000 टेस्ट करते थे, 31% लोग पहले पॉजिटिव पाए जा रहे थे, अब इस हफ्ते 13% लोग पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। बहुत कम हुआ, बहुत कम हुआ जितने लोगों को टेस्ट किया जा रहा है। दूसरा, पहले जून के पहले हफ्ते में हमने 40,000 टेस्ट किए थे, लास्ट वीक में हमने 1,28,000 टेस्ट किए हैं। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी चीज है। हमारा डबलिंग रेट, जो पहले 12 दिन में केस डबल हो जा रहे थे, अब 18-19 तक पहुंच गया है, मतलब 18 तक पहुंच गया है मेरे ख्याल से। तो ये सारे चीजें हैं। 50% बेड्स एम्प्टी हैं। एक बार को 6200-6300 लोग बेड पे थे और 250-300 बेड्स रोज चाहिए हो रहे थे, अब वो संख्या बहुत नीचे आ गई है। डेथ रेट भी 3.64% था, अब वो 3.14% आ गया है। तो दिल्ली में चीजें बहुत इंप्रूव हुई हैं, और इसीलिए मैं ये नहीं कह रहा कि अब कोरोना का खतरा टल गया, पर मैं इसको स्टेबिलिटी के रूप में देख रहा हूं। और उसकी एक ही वजह है कि मुख्यमंत्री जी ने सबको कोऑर्डिनेशन में साथ लेने की कोशिश की है। केंद्र सरकार के सामने भी हाथ जोड़े, समाज के सामने भी हाथ जोड़े, और सब साथ आए हैं। सब साथ आए हैं तो चीजें सुधरी हैं। मनीष जी, पहले था कि कंटेनमेंट जोन जो है उनमें आप पूरी तरीके से टेस्टिंग करा देंगे एक एक घर पर जाके, और उसके बाद में पूरी दिल्ली को जुलाई आखिर तक आप कवर कर लेंगे, तो ये इस फैसले में परिवर्तन हुआ है? ये केंद्र सरकार की एक एडवाइस आई थी, मतलब उनकी एक्सपर्ट्स कमेटी है, उसने कहा था कि भाई इस तरह का डोर टू डोर सर्वे करना है। जिक्र भी किया था आपने। हाँ, तो हमने उनसे पूछा था फिर कि भाई वो डोर टू डोर सर्वे का जो आइडिया है, उसके मोडस ऑपरेंडी क्या है, किस तरह की जानकारी इकट्ठा की जाएगी, कितना समय लगेगा, आपका एसओपी क्या है उस पर। तो वो उन्होंने अभी दिया नहीं है, वो देंगे तो फिर उनसे बात करेंगे। यानी कि अभी दिल्ली के सारे घर को कवर किया जाए, अभी ऐसी कोई योजना? ऐसा अभी उनकी तरफ से एक वो उनके एक्सपर्ट्स की राय में उनके हिसाब से योजना आई थी, पर उस पर वो कैसे करना है, कितना पूछना है, क्या डेटा उठाना है, इस पे क्योंकि जिन एक्सपर्ट्स ने सोचा है
मुझे उम्मीद है कि वो उसका डिटेल बना के देंगे। अच्छा, सैलरी मिल पा रही है क्या आपको? ये इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि आपने सवाल उठाया था, आपने मदद भी मांगी थी और ये कहा था कि तमाम जो दिल्ली सरकार के एम्प्लॉय हैं, टीचर्स हैं, तमाम लोग हैं, उन्हें सैलरी नहीं मिल पाएगी, तो राहत मिल पाई कुछ या नहीं? नहीं, अभी केंद्र सरकार से तो कोई राहत नहीं मिली है, पर उम्मीद है कि राहत देगी। जब केंद्र सरकार आगे बढ़ के कोरोना से लड़ाई में दिल्ली सरकार का साथ दे रही है, तो इसमें भी साथ देगी। गृह मंत्री से तो आपकी मुलाकात हुई, तो कुछ अपडेट नहीं हुआ? हमें इसमें पूरा भरोसा है कि केंद्र सरकार मदद करेगी, इसमें पूरा भरोसा है मुझको। गृह मंत्री जी से जिस वक्त भी बात हुई, उस वक्त कोरोना के खिलाफ जितना भी पूरा स्ट्रेटेजी चल रही है, उनकी मीटिंग्स उस पर लिमिटेड थी, पर मैंने वित्त मंत्री जी को लिखा है और हमारे डिपार्टमेंट से अलग से भी भारत सरकार को लिखा है। अभी फाइनेंशियली दिल्ली की हालत क्या है? क्योंकि आपने एक महीने पहले ये बात बोली थी कि भैया फाइनेंशियली तो बहुत कमजोर है। अगर देखें, इकोनॉमी भी दिल्ली की कमजोर है और दिल्ली की इकोनॉमी नीचे गई है, तो इसकी वजह से सरकार के रेवेन्यू पे निश्चित रूप से कमी होंगे। लोगों के घरों में तनख्वाह नहीं है, लोगों के घरों में दुकानों में सेल नहीं है, तो फिर दिल्ली के पास भी कहां से रेवेन्यू आएगा? तो नीचे है काफी। पिछले साल पहला जो क्वार्टर था, हमारे पास 7,500 करोड़ रुपए टैक्स इकट्ठा हुआ था। इस बार के पहले क्वार्टर में केवल 2,500 करोड़ रुपए टैक्स आया है और कम हुआ है। हाँ, तो 1/3 के करीब आया है। तो ये चिंताजनक है हमारे लिए भी, और हम उम्मीद कर रहे हैं कि केंद्र से मदद मिलेगी तो हम दिल्ली को और थोड़ा सा आगे बढ़ा पाएंगे। सर, अरविंद जी जब बोल रहे थे तो उन्होंने कहा था कि हम चीन से दो तरीके की लड़ाई लड़ रहे हैं। एक तो चीनी वायरस जो देश में आ गया है, उससे हमारे डॉक्टर्स लड़ाई लड़ रहे हैं, बॉर्डर पे हमारे सैनिक चीन के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी जो स्टेप लिए गए हैं बीच में, कुछ आपको लगता है कि ठीक है? जैसे एप्स, जितने भी उनके 39 ऐप हैं जो हम लोग डाउन करते हैं, आपने भी कोई डाउनलोड किया हुआ था उनका ऐप? अब वो तो लिस्ट से ही पता चलता है कौन सा ऐप चीनी है, किसी पे लिखा तो होता नहीं है। पर मुझे लगता है केंद्र सरकार जो भी फैसला ले, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं होना चाहिए। देश के हर नागरिक को, इंक्लूडिंग दिल्ली, इंक्लूडिंग एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, सबको इस वक्त सेना के साथ, केंद्र के साथ खड़े होने की जरूरत है और ब्लाइंडली खड़े होने की जरूरत है, जो भी फैसला लें। लेकिन असली सवाल यही है कि अगर जमीन कब्जाई गई है तो जो भी करने की जरूरत है, फिर भारत की अखंडता बची रहनी चाहिए। आत्मनिर्भर भारत बनाने में दिल्ली का कैसे योगदान हो सकता है? क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं जो दिल्ली में चाइना के बिकते हैं, तो उसके लिए दिल्ली सरकार क्या योजना बना रही है? नहीं, इसमें देखो, ये दिल्ली की बात नहीं है। दिल्ली, कोई भी राज्य इस पे अलग से योजना बना के चल देगा, इस पे मेरे को डाउट है, क्योंकि एक वन टैक्स वन नेशन के दौर में हम जी रहे हैं और ओपन मार्केट है। दिल्ली का कोई क्लोज मार्केट नहीं है। तो वैसे में सिर्फ दिल्ली की किसी पॉलिसी से वो चीजें बनेंगी नहीं, क्योंकि आज दिल्ली में किसी चीज को हम बैन करेंगे, वो नोएडा से बिक सकती है, नोएडा में बैन की जाएगी, दिल्ली से बिक सकती है। जो भी होगा नेशनल पॉलिसी होगी, और नेशनल पॉलिसी में देश के हर व्यक्ति को साथ देना जरूरत है। चलिए मनीष जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आईटीवी नेटवर्क को टाइम देने के लिए। और मनीष जी उम्मीद जता रहे हैं कि आने वाले दिनों में जो आंकड़ा कम हो रहा है, यानी कि आप दिल्ली में पॉजिटिव लोगों की संख्या टेस्टिंग के बाद कम हो रही है, तो लगातार कम हो, ऐसी उम्मीद जता रहे हैं। हम भी ये दुआ करेंगे कि लगातार कोरोना का जो कहर था उसमें कमी आए, ये प्रार्थना भी। कैमरा पर्सन अंकित के साथ पुलकित नागर, इंडिया न्यूज।